आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विज्ञान क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना। तो जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, परमाणु के विज्ञान का इतिहास पढ़ा था, एक बार फिर से हम परमाणु के बारे में थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेते हैं ताकि आपको और अच्छा समझने में सुविधा होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं परमाणु के इतिहास से। तो सबसे पहले है महर्षि कणाद। इनका समय है ईसा से लगभग 600 साल पहले, अर्थात 2600 साल पूर्व। इन्होंने क्या कहा? पदार्थ को छोटे छोटे कणों में अधिकतम सीमा तक विभाजित कर सकते हैं, परंतु अंतिम कण अविभाजित रहेगा। कणाद ने इसे परमाणु कहा। महर्षि कणाद ने कहा कि पदार्थ को, यानी किसी पदार्थ को आप पीसते जाइए, लेकिन एक ऐसी सीमा आएगी जिसके बाद में आप इसे और अधिक विभाजित नहीं कर सकते। उसी अवस्था को परमाणु कहा जाता है। दूसरे ऋषि हुए महर्षि कात्यायन। इन्होंने कहा ये सूक्ष्मतम कण मिलकर पदार्थ को भिन्न भिन्न रूप प्रदान करते हैं। कहने का मतलब इनका थोड़ा सा यह है कि छोटे छोटे कण मिलकर, सूक्ष्मतम यानी छोटे छोटे कण मिलकर किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है। तीसरा है डेमोक्रिटस ल्यूसिपस। इन्होंने कहा अविभाज्य कण एटम्स कहलाते हैं, या न काटे जाने वाला। मतलब तीनों की परिभाषाओं का एक ही सार है कि अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। आधुनिक समय की बात करें तो जॉन डाल्टन ने 808 में अपना परमाणु सिद्धांत दिया, और इसी सिद्धांत के बाद में परमाणु की खोज के ऊपर ज़्यादा रिसर्च हुई। तो इनके परमाणु के सिद्धांत के मूलभूत क्या थे अंग? पहला था परमाणुओं से मिलकर द्रव्यों पदार्थों का निर्माण होता है, जो बात इससे लगभग 2200 साल पहले महर्षि कणाद ने बता दी थी। दूसरा पॉइंट था इनका परमाणु का विभाजन नहीं किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट था इनका परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही इसको पैदा किया जा सकता है। अर्थात न तो आप और हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम इसका विभाजन कर सकते हैं। 4 नंबर पॉइंट है तत्वों में सभी परमाणु एक समान होते हैं। अगर मान लीजिए कुछ सोना है तो उस सोने के एलिमेंट में सभी परमाणु सोने के मौजूद होंगे। ठीक है। 5वां पॉइंट इसमें रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में है परमाणु के संयोजन और वियोजन से होता है। यानी अगर किसी चीज़ में अगर केमिकल चेंजेज हो रहा है तो वो एक्चुअल में केमिकल चेंजेज हो क्यों रहा है? उसमें परमाणु या तो जुड़ रहे हैं या उसमें परमाणु टूट रहे हैं। जैसे आप H2O को ले लीजिए, आप जल को, H2O जिसमें 2 तो हाइड्रोजन हैं और एक ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन H2+O, अर्थात वहाँ पर क्या हो रहा है? संयोजन हो रहा है। ठीक है। नोट, परमाणु में कुछ छोटे कण भी होते हैं जिन्हें अपरमाणुक कण या सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है। ये ध्यान रखना, इस बात का परिभाषा आपसे पूछ सकता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा इतिहास। अब पढ़ते हैं हम आगे। देखो, आप नोट्स बनाते जाना और इसको वीडियो को पॉज कर लिया करो आप, या थोड़ा सा रोक लिया करो, उसके बाद में आप नोट्स जरूर उतार लें। परमाणु के भौतिक गुण, परमाणु के भौतिक कण एवं उनकी खोज देखो अब स्टार्ट होती है। इसमें देखो थोड़ा अपन इलेक्ट्रॉन की खोज पढ़ेंगे, फिर न्यूट्रॉन की खोज पढ़ेंगे, प्रोटॉन की खोज पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक ट्यूब का पहले नाम पढ़ लेते हैं। ट्यूब का नाम है विद्युत विसर्जन नलिका, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, इधर ऊपर डिस्प्ले हो रहा है आपके पास में वीडियो में। यह कांच की नली होती है जिसके दोनों सिरों पर इलेक्ट्रोड जुड़े होते हैं। इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो कैथोड होता है और एक एनोड होता है। इसमें एक निर्वात पंप जुड़ा होता है जो दाब को नियंत्रित करता है। निर्वात का मतलब वह स्थान जहाँ पर हवा मौजूद नहीं होती है। तो इसमें एक निर्वात पंप भी होता है जो दाब को नियंत्रित करता है, अर्थात दाब को कितना बढ़ाना है या घटाना है उसको नियंत्रित करने के लिए वहाँ पर एक पंप भी लगा होता है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन की खोज। ये देखते हैं इसमें। पहले तो आप इसको देखिए डायग्राम को।
थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। सन 1897 में जोसेफ जॉन थॉमसन, जिसे कहते हैं जे थॉमसन, याद रखना इस बात का, इसे क्या कहते हैं, जे थॉमसन। सन 1893 में जोसेफ जॉन थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। याद रखना इस बात का सबसे पहले आप लोग, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। तथा सन 1906 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इस खोज के लिए जे थॉमसन को सन 1906 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला। अब देखो थोड़ा डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। डायग्राम में आप लोग देखिए कि एक तो इसमें विद्युत विसर्जन नलिका दिख रही है आप लोगों को, विद्युत विसर्जन नलिका। मैं आपको देखो मैं बुक में दिखा देता हूँ आपको डायग्राम, लेकिन इसमें स्पष्ट नहीं है थोड़ा सा, ठीक है। देखते हैं अपन, ये देख लीजिए आप, ये विद्युत विसर्जन नलिका है, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रोड जुड़े हैं इसके ऊपर, एक तो कैथोड है यहाँ पर और एक यहाँ पर एक एनोड है, ठीक है। ये अपनी विद्युत विसर्जन नलिका आ गई। इसी को हमने करंट से जोड़ दिया, उच्च वोल्टता से जोड़ दिया। जब हमने इसमें धारा प्रवाहित की तो हमने एक चीज़ नोट की यहाँ पर, कि यहाँ पर हरे रंग की किरणें निकल रही है, यहाँ पर हरे रंग की किरणें निकल रही है, और जो किधर से जा रही है, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, ठीक है। याद रखना इस बात का, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है हरे रंग की किरणें, अर्थात ये निकल कहाँ से रही है, कैथोड से, ठीक है। कैथोड का मतलब ऋणावेशित, याद रखना इस बात का, कैथोड का मतलब क्या होता है, ऋणावेशित। चलो आगे पढ़ लेते हैं फटाफट थोड़ा सा। विद्युत विसर्जन नलिका में निर्वात उत्पन्न किया गया, जैसा कि हमने भी पढ़ ही लिया था यहाँ पर कि इसमें निर्वात भी हम उत्पन्न कर सकते हैं, वो दाब को नियंत्रण भी कर सकते हैं। तत्पश्चात धातु इलेक्ट्रोड पर हाई वोल्टेज दिया गया, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे। आगे देखते हैं अपन। प्रेक्षण देखा गया कि नलिका की दीवारों पर हरे रंग की चमक उत्पन्न हुई है, यानी कि प्रेक्षण का मतलब जब आपने करंट इसमें डाला तब आपने देखा कि यहाँ से हरे रंग की उस ट्यूब में प्रतिदीप्ति नज़र आ रही है। यह चमक कैथोड पर उत्पन्न होकर एनोड की ओर जा रही है। इन किरणों को जे थॉमसन ने कैथोड किरणें कहा, और कैथोड किरणों को ही हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। यानी एक दूसरा, इसी का एक दूसरा नाम है, थोड़ा बहुत इनमें माइनर चेंजेज हो सकता है। अब हम पढ़ लेते हैं कैथोड किरणों के गुण। यह सीधी रेखा में गमन करती है, यानी सीधा जा रही है, ठीक है। किधर से किधर जा रही है, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। ये किरणें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों से प्रवाहित होती है, यानी कि इन किरणों के ऊपर इनकी गति पे, दाब पे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों का प्रभाव पड़ता है। इन पर ऋणावेश होता है, ठीक है। इन पर आवेश कौन सा होता है, ऋणावेश। यह चमक पैदा करती हुई जब किसी गैस से गुजरती है तो उसे आयनित कर देती है। अगर देखिए, जब ये प्रदीप्ति यानी अपनी चमक लेती हुई अगर कहीं से गुजरेगी तो उस एरिया को आयनित कर देगी, अर्थात उस आयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, धनायन और ऋणायन, यानी कि उनको आवेशित कर देगी, ठीक है। थॉमसन ने इन किरणों को इलेक्ट्रॉन कहा, जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु का 1/1837 होता है, ठीक है। याद रखना इस बात का, यानी इनका द्रव्यमान बहुत कम होता है, याद रखना भाई, 1/1837 इसको। आगे है प्रोटॉन की खोज। सन 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने अपने प्रयोगों के दौरान प्रोटॉन की उपस्थिति को देखा। याद रखना इस बात का, गोल्डस्टीन ने तो सबसे पहले इसको देखा था, लेकिन अब देखो काम की बात याद रखना, लेकिन इन्हें प्रोटॉन नाम देने व खोज का श्रेय अर्नेस्ट रदरफोर्ड को दिया जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की, तो आपको उस समय रदरफोर्ड नाम लिखना होगा, ठीक है। तो अपन डायग्राम देखते हैं इसका वापस से, देखिए आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले भी होगा। गोल्डस्टीन ने विसर्जन नलिका में छिद्रित कैथोड काम में लिया, ठीक है। इनके प्रयोग में कम दाब व उच्च विभव रखने पर नई किरणें प्राप्त की, जिन्हें धन किरणें या एनोड किरणें कहा गया। देखो छिद्रित आपको इस डायग्राम में बीच में दिख रहा होगा, आपको डायग्राम के बीच में दिख रहा होगा छिद्रित कैथोड, ठीक है, हाँ दिख गया। और इसमें कंडीशन क्या रखी है अपने,
यहाँ पर आपने कम तो दाब रखा है और उच्च वोल्टेज रखा है। आपने देखा उच्च वोल्टेज स्रोत इसके ऊपर जोड़ रखा है आपने, प्लस माइनस जोड़ रखा है। उस समय यहाँ पर किरण निकल रही है, उस समय यहाँ पर किरण निकल रही है और इन किरणों को ही हम धन किरणें या एनोड किरणें कहते हैं। एक बात और होती है, इसमें लाल रंग की चमक उत्पन्न होती है। इसमें कैसी चमक उत्पन्न होती है? लाल रंग की। आप डायग्राम देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। लाल रंग की और उधर अपने हरे रंग की। ठीक है, आगे बढ़ता फन एनोड या धन किरणों के गुण। इनका E/m समानुपाती होता है गैस की प्रकृति पर। इनका E/m किसके समानुपाती होता है? गैस की प्रकृति पे, यानी आपने गैस किस प्रकार की, किस श्रेणी की ली है। E का मतलब आवेश और m का मतलब मास यानी द्रव्यमान, जो अपन अभी अगले इसी चैप्टर के अगले भाग में हम पढ़ेंगे, उसी समय आपको समझाएंगे। ये किरणें भी विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र से प्रवाहित होती है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना ज़्यादा होता है। समझ रहे इसका मतलब? प्रोटॉन का, यानी इस प्रोटॉन किरणों का या इन धनायनों का जो वजन है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1837 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो अपन ने दोनों पढ़ लिए, इलेक्ट्रॉन की खोज पढ़ लिए, प्रोटॉन की अपन ने अभी पूरी खोज लगभग अभी अपन ने को रदरफोर्ड का पढ़ेंगे, उसी के बाद में क्लियर होगा कि हाँ भाई खोज हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमें गोल्डस्टीन का भी हमने समझ लिया है, अभी पढ़ेंगे इसका भी। अगला है परमाणु का थॉमसन मॉडल। परमाणु का कौन सा मॉडल है? थॉमसन मॉडल। सन 1898 ईस्वी में जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित ठोस गोला है। अब देखो याद रखना, ये तो नियम जल्दी इसको खारिज भी कर दिया गया था और इसके नियम को बोलते हैं पल्म पुडिंग सिद्धांत भी कहा गया, जिसे जल्दी खारिज कर दिया गया। आप डायग्राम पे देख लीजिए, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण बता देता हूँ मैं इधर। उदाहरण देखिए, तरबूज, जैसे अपना मतीरा बोलते हैं, तरबूज हो गया, वो हो गया परमाणु। उसमें जो बीज होते हैं बीच बीच में उनको अपने इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जो खाने योग्य भाग होता है, गिरी या गुदा होती है, उसको अपन बोलते हैं धनायन। बस यही परमाणु का थॉमसन मॉडल है। ठीक है, आपको डायग्राम दिख रहा है। अब हम पढ़ते हैं आगे रदरफोर्ड का परमाणु प्रयोग मॉडल। बच्चों आराम से नोट्स बनाते चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जहाँ समझ में नहीं आता मेरे को कमेंट करके बता देना। हाँ ठीक है, पढ़ें आगे, नोट्स बनाते चलिए, कहीं दिक्कत आने की ज़रूरत नहीं है। साइंस को अपन आराम से पढ़ते चलेंगे, पूरी साइंस आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमें पता लगता है कि आप कितना पसंद कर रहे हैं और आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे। रदरफोर्ड का परमाणु प्रयोग मॉडल, जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा होगा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल समझते हैं। देखो इसको, सन 1911 में रदरफोर्ड ने यह प्रयोग दिया। कब दिया? 1911 में इसने किया गया। सबसे पहले इसने ली सोने की पतली पन्नी ली, जिसकी मोटाई थी 100 nm नैनोमीटर या 10⁻⁷ मीटर। सोने की पन्नी पर हीलियम या अल्फा कणों की बौछार की गई। डायग्राम में देखते चलना, ऊपर दिख रहा है आपको, हीलियम की 2He4 की बौछार की गई। इसके चारों ओर वृत्ताकार आवरण पर जेडनस या जिंक सल्फाइड का लेप किया गया। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक राउंड सा शेप दिख रहा होगा, बीच में आपको पन्नी दिख रही है, और इसके चारों तरफ एक लेप कर रखा, किसका? जिंक सल्फाइड का। अब देखो, ये तो था उसका व्यवस्था, यानी उपकरणों का उसने सेटअप कर लिया और उसने इधर से अल्फा किरणों की बौछार शुरू कर दिया। अब देखो हुआ क्या उस समय, अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए, यानी कि इधर से आपने इनको छोड़ा और इधर जाके आर पार निकल गए। थोड़े कण 90 डिग्री व 120 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हो गए, यानी कुछ तो सीधे निकल गए और थोड़े बहुत इधर उधर निकल गए। लेकिन 20,000 अल्फा कणों में से एक कण था जो 180 डिग्री के कोण से विक्षेपित होता हुआ सोने की पन्नी से टकराकर पुनः उसी मार्ग में लौट आया। जैसा कि मैं आपको इस डायग्राम में दिखाता हूँ, देखो आपको पूरा समझ में आ जाएगा बेटा। थोड़ा सा 1 मिनट ये लेते हैं अपन, देखो इसी में देख लीजिए आप। देखिए आपने यहाँ से अल्फा किरण छोड़ी, ये सोने की पन्नी है,
पतली पन्नी है, इसके चारों तरफ ZnS का लेप है। इधर से आपने अल्फा किरण छोड़ी, देखो इसमें अधिकतर किरणें तो सीधी निकल गई यहाँ से, 2-3 किरणें हैं जो इधर उधर जा रही है, ठीक है। लेकिन को 20,000 में से एक किरण होगी, 20,000 में से एक किरण होगी जो इधर आई, टकराई और वापस से कैसे इधर लौट गई। 180 डिग्री कोण का मतलब तो ये होता है ना, यानी कि 20,000 अल्फा किरण जब आप सोने की पन्नी पर डालोगे तब जाके एक वापस लौट रही है। समझ रहे इसका मतलब? ये चीज़ किसने देखी? रदरफोर्ड ने। अब देखो इस चीज़ से निष्कर्ष क्या निकल रहा है, यानी इतनी अपन ने रामायण पढ़ी, इसका फायदा क्या हुआ उसको? फायदा ये हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। क्लियर हो गया? अब आप ही सोच गुरु, अगर एक तो आप हवा में मारो हाथ, तो हवा में मारेगा कोई रोकेगा क्या हाथ को? कोई नहीं रोकेगा सर। लेकिन अगर यही है, अगर हाथ आप दीवार पे मारोगे, ठीक है, तो आपका हाथ तुरंत रोक लेगा। ठीक है, समझ गए ना? तो इसका निष्कर्ष निकला कि परमाणु का मध्य का भाग कैसा है? खोखला है। ठीक है, डायग्राम देख लेना। दूसरा, धन आवेशित परमाणु में एक ही जगह उसके केंद्र पर स्थित है, यानी कि जो धन आवेश है वो उस एटम में या उस परमाणु के केवल एक ही जगह मौजूद है। कहाँ पे? सेंटर में मौजूद है। ठीक है, उसके कहाँ मौजूद है? सेंटर में। आपको डायग्राम देख लीजिए एक बार, उसके सेंटर में मौजूद है। अभी जल्दी डिस्प्ले कर देते हैं। देखो अब अगला है रदरफोर्ड का नाभिकीय प्रतिरूप। पहला पढ़ते हैं फटाफट। परमाणु का समस्त धनावेश व द्रव्यमान उसके केंद्रीय या नाभिक में मौजूद होता है, जैसा कि आपको चित्र में नज़र आ रहा है। ये मैं दोनों को देखो एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। ये देख लीजिए आप, इधर एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, नज़र आ रहा है आप? देखो कितनी किरणें ऐसी की सीधी निकल गई, कोई एक दो ही है। ये इधर से अपने अल्फा किरण डाली इसमें, ठीक है ना? तो यानी इसके सेंटर में क्या है? धनावेश, यानी क्या है यहाँ पर? प्लस है। ये धनावेश क्या है यहाँ पर? प्लस है। ठीक है बेटा, आप लोगों के लिए मैंने नोट्स बनाए एकदम सरल भाषा में, और इतना सफिशिएंट अगर आप याद कर लोगे तो बहुत है आपके लिए। अब देखो दूसरा बताया उन्होंने, नाभिक की त्रिज्या बताई उन्होंने 10⁻⁻15 मीटर। त्रिज्या का मतलब समझते हैं ना, ये हाफ। ठीक है, केंद्र से लेकर परिधि के बीच की दूरी। अगला नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार चक्कर लगाते रहते हैं, यानी कि जैसा कि अपन ये देखते हैं, ये देखिए आप इधर, ये कोई परमाणु है जिसमें ये नाभिक है, ठीक है, जहाँ पर धनावेश है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ये बात किसे बताइए? रदरफोर्ड ने। अब देखो आगे, पॉजिटिव नाभिक व नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच, यानी कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल तेजी से घूम रहे इलेक्ट्रॉन के अभिकेंद्रीय बल से संतुलित रहता है। कहने का मतलब क्या हो गया है? जो इलेक्ट्रॉन और जो नाभिक है उनके बीच में जो बल है वो संतुलित है। याद रखना इस बात का, वो क्या है? संतुलित। इसमें एक नया बल आया अपने, ये स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, ये लगाया जाता है नाभिक के द्वारा, लगता है किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो अभिकेंद्रीय बल का मतलब क्या होता है? अभिकेंद्र यानी केंद्र की ओर। अब देखो कुछ कमियां भी है, देखो जो नियम बने हैं उनमें कुछ ना कुछ तो कमियां जरूर है। ठीक है, इसमें पहली कमी है, रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन के सही पथ को समझाने में असफल रहा, अर्थात वो एकदम करेक्ट जगह नहीं बता पाया कि साहब इलेक्ट्रॉन इसी पथ पर घूम रहा है। नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा त्वरण के कारण धीरे धीरे कम हो जाएगी, अतः इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। ये देखो एक फिजिक्स का रूल होता है, अगर कोई व्यक्ति रेगुलर, जैसे मान लीजिए अपनी कोई गाड़ी है, आप उस गाड़ी को चलाते जाओ, एक ऐसा समय आएगा जब जो जाकर रुक जाएगी। ठीक है, तो ये इस रीजन को बता नहीं पाया कौन? रदरफोर्ड, कि भाई क्या कारण है कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल तेजी से चक्कर काट तो रहा है लेकिन उसकी ऊर्जा खत्म क्यों नहीं हो रही है। ये बात कौन नहीं बता पाया? रदरफोर्ड। फटाफट लास्ट में देख लेते हैं न्यूट्रॉन की खोज। अब देखो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्लस प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज तो हो गई थी सब, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन का वजन और प्रोटॉन का वजन के बराबर परमाणु का वजन नहीं हो रहा है, अर्थात कोई ना कोई ऐसा कण जरूर है इस परमाणु में अभी तक जिसको उदासीन कण कहा गया, इसको उदासीन कण कहा गया।
परमाणु का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर नहीं हो रहा था। इसीलिए जेम्स चैडविक ने 1932 में देखा कि परमाणु में एक और कण मौजूद है, उदासीन कण है, जिसे क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन। याद रखना। तो पढ़ लेते हैं। जेम्स चैडविक ने सन 1932 में इसे खोजा और बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा भी कुछ ऐसे कण होते हैं जो उदासीन है, उन्हें न्यूट्रॉन कहा जाता है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा फिर लंबा हो जाएगा, इसलिए इस चैप्टर को अपन 2 भागों में इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगले भाग में अपन पढ़ेंगे बोर का मॉडल पढ़ेंगे, अवगाद्रो संख्या पढ़ेंगे, परमाणु भार पढ़ेंगे, उसका आकार पढ़ेंगे, द्रव्यमान पढ़ेंगे, समस्थानिक पढ़ेंगे और संभारिक पढ़ेंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और हमें लगे कि हाँ बच्चों को कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आगे मिलते हैं।